नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी में हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसके लिए कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे, कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है, और साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास इस कंपनी के कितने शेयर है, और साथ ही में डीआईज और जो एफआईज है उनकी जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट वो इस कंपनी में है या फिर नहीं, उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद हम ये तय कर सकेंगे कि कंपनी हमें किस तरह की ग्रोथ आने वाले समय में और शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, तभी हमें कंपनी अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी, वरना नहीं। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस हम देखेंगे तो कंपनी प्रीमियरली एंगेज इन जनरेशन एंड सेल्स ऑफ बल्क पावर टू वेरियस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो कंपनी जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर जो वेरियस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उसमें करते हैं, उसके साथ ही में कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंसीज, और उसके साथ ही में ट्रेडिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट्स। तो ये सभी इंफॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हमें पावर सेक्टर का यहाँ पर देखने को मिला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो फ्यूचर में ग्रोथ है वो हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और साथ ही में पावर सेक्टर का जो यूज़ है वह हमें पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, और ऐसे में पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में हमें पावर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो अच्छे से होते हुए देखने को मिली। लेकिन ये कंपनी ज़रूर पावर सेक्टर में काम करती है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने बिजनेस और बाकी के परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी पावर सेक्टर में एक अच्छी यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी, और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कैसे, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा, फिर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड फुल डिटेल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी का मार्केट कैप्चर हमें 70.8 करोड़ का देखने को मिला है। तो एक छोटे मार्केट कैप्चर की कंपनी हमें ये देखने को मिली है। वही स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 9.78 देखने को मिला है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। वही इसकी बुक वैल्यू 20.7 हमें देखने को मिली है, और इसका शेयर की करंट प्राइस देखेंगे तो 14.9 है। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें बुक वैल्यू से कम यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिला है, और साथ ही में स्टॉक का पी रेशो है वो भी हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिला है। तो ये कंपनी के रिलेटेड हमें ये 2 पॉइंट पॉजिटिव देखने को मिले। इसके बाद ROC 8.96% और ROE 6.83% देखने को मिला है। तो कंपनी का जिस तरह शेयर की प्राइस है उसके कंपेरेटिवली ROC और ROE है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिले। इसके बाद इसकी फेस वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर इस शेयर की फेस वैल्यू देखने को मिली। तो उसकी वजह से ये शेयर हमें फ्यूचर में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने बेसिक पॉइंट के जो रेशो देखे उसमें कंपनी हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो इस कंपनी का शेयर का चार्ट अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास हमें कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ पर यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें लगातार तेज़ी देखने को मिली, और कंपनी का शेयर हमें लगभग 42 रुपीज़ के आसपास जाते हुए जनवरी में देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी के शेयर में हमें ये बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी के जो शेयर है उसमें जो गिरावट होते हुए देखने को मिली है वो मार्केट करेक्शन की वजह से हमें होते हुए देखने को मिला है, या फिर कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुए उसी वजह से हमें कंपनी के शेयर में गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो उसके लिए हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, जिसमें कंपनी लेटेस्ट किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, और साथ ही में कंपनी के नेट प्रॉफिट कैसे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी का शेयर हमें मार्केट गिरने की वजह से यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है, या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से। तो सबसे पहले कंपनी के अभी हमें Q4 के जो रिजल्ट देखने को मिले उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 22 में -2.63 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का था। तो 3 करोड़ के प्रॉफिट के कंपेरेटिवली इस Q4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -2.63 के लॉस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। वही पिछले साल के Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो उस समय हमें -2.25 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये लॉस और भी थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हमें इस Q4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
उसमें हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला है और इसी की वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकती है। वही जनवरी में इस कंपनी के शेयर में जो तेज़ी हमें देखने को मिली है, तो उसी वजह से दिसंबर का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3 करोड़ का देखने को मिला था, उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और कंपनी का शेयर 42 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 22 में जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले, उसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो Q4 में जिस तरह हमें नेट प्रॉफिट अभी डाउन होते हुए देखने को मिले, उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के लिए हमें निगेटिव बात यहाँ पर बताते हुए देखने को मिले हैं। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 51.97 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 11 से लेकर मार्च 15 तक लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद मार्च 16 और 17 में कंपनी के सेल्स में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से फिर से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें लगातार डाउन होते हुए देखने को मिला, जो कि तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिली है। जिसकी वजह से हमें कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसके ऊपर कंपनी के सेल्स कम होने की वजह से इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए कंपनी का जो सेल्स है उसमें से हम एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 11 में 11.59 करोड़ का देखने को मिला था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 15 तक कंपनी के से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। और इसके बाद मार्च 16 और 17 में सेल्स बढ़ने के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कम होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें इन दोनों सालों में बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिली है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 16 में 11.19 करोड़ का देखने को मिला था। ये हमें मार्च 22 में 30.63 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली, जो कि हमें कंटिन्यूस प्लस में देखने को मिला है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम मार्च 16 से लेकर मार्च 22 तक देखेंगे तो हमें हर साल ये बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है और ये हमें बहुत ही अनस्टेबल देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी को सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको स्टेबल करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में 22.30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 15 तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद 2 साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें फिर से बहुत ही डाउन होते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली है और मार्च 22 में ये 71.27% देखने को मिला है। तो अभी हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले 4-5 साल से अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस हमें हाई देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी को आने वाले साल में इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस ऐसी रखनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 7.59 करोड़ का देखने को मिला है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 साल कंपनी हमें लगातार नेट प्रॉफिट में प्लस में देखने को मिली थी। इसके बाद अगले 3 साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें फिर से लॉस में जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद कंपनी फिर से हमें 4.65 करोड़ के प्लस में आते हुए देखने को मिली। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4 साल फिर से हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। और मार्च 22 में हमें कंपनी फिर से यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस में लाते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट का पूरा अगर हम सेक्शन देखेंगे तो मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक 5 टाइम्स मैक्सिमम कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है और उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिलती है। जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट किसी साल हमें प्लस में देखने को मिलता है और उसके बाद फिर से हमें कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इस अनस्टेबल कंपनी में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच नहीं सकते, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी हमें और यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें पिछले लगातार
मैक्सिमम टाइम लॉस ही देखने को मिला है। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम इस कंपनी में सोच नहीं सकते, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस अनस्टेबल है और कंपनी हमें लगातार मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 50.78 करोड़ के देखने को मिले, और मार्च 20 और 21 के कंपेरेटिवली हमें बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिले, लेकिन इससे पहले कंपनी के जो रिजर्व है वो 77 करोड़ तक हमें मार्च 15 तक देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद कंपनी के जो रिजर्व है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स हमें 160 करोड़ का देखने को मिला है, और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है तो उसको कंपनी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से कंपनी को इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी जब तक हमें अपना जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी हमें अगर बोरिंग्स कम करते हुए देखने को मिलती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट पर हमें होते हुए देखने को मिलेगा, और कंपनी हमें अच्छे नेट प्रॉफिट में आते हुए कंटिन्यूस देखने को मिलेगी। तो उसी वजह से कंपनी का जो बोरिंग सेक्शन है उसके ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी अपना बोरिंग से वो आने वाले सालों में कम करती है या फिर नहीं। इसके बाद कंपनी के जो डेप्टर डेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज हमें 337.82 यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मार्च 21 के कंपेरेटिवली हमें मार्च 22 में कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो ज़रूर कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से देखेंगे तो अभी भी कंपनी के लिए निगेटिव बात है कि कंपनी का डेप्टर डेज है वो 300 से ऊपर है। तो कंपनी को तो मार्च 17 से पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज हमें देखने को मिले थे, तो कंपनी को वैसे ही डेप्टर डेज फिर से करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास 58.14% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, वही डीएच के पास हमें इस कंपनी की 0% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, और पब्लिक के पास हमें 41.86% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो कंपनी के जो सभी हिस्सेदारी वो हमें प्रमोटर और पब्लिक के पास देखने को मिली है, और कंपनी में हमें डीएस और एफआईएस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो देखने को मिल रही है, क्योंकि तो लेटेस्ट कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट है उसमें कंपनी खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 साल में सिर्फ कंपनी हमें मार्च 22 में 1 साल प्लस में यहाँ पर देखने को मिली है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो बोरिंग्स है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, और उससे के साथ ही में कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले। तो इन सब रीज़न की वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर जल्दी होते हुए देखने को नहीं मिल सकती, और इसी रीज़न की वजह से हमें डीएस और एफआईज है वो इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रही है, जबकि कंपनी पावर सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें भी इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जिनको भी इस कंपनी में मार्च 22 में कंपनी प्रॉफिट में आई है, साथ ही में कंपनी का पी रेशियो अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो हमें कंपनी के शेयर के कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, और इसी वजह से कंपनी का शेयर अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिला है। तो इसी वजह से जो भी इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है तो वो इस कंपनी में जितनी रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर कभी भी और भी ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें कंटिन्यूस पिछले 4-5 साल से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में जो भी इस कंपनी में छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो यहाँ पर अपनी रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करे, और साथ ही में जिनको पावर सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो यहाँ पर टाटा पावर और बाकी के जो फंडामेंटल अच्छे पावर सेक्टर में कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उनके जो शेयर है वो हमें अच्छे करेक्शन में भी अभी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हमें जो इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में करनी है वो अच्छे फंडामेंटल शेयरों में करनी है, ना कि इस कंपनी के जैसे परफॉर्मेंस वाले कंपनी में करनी है जिसमें हमें बहुत सारी रिस्क यहाँ पर देखने को मिली। तो फिलहाल हमें एनर्जी देव इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही रिस्की देखने को मिल रहा है और लॉस मेकिंग देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग को अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन जिनको भी इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है वो उनके हिसाब से ही करे और उनके रिस्क के हिसाब से करे, क्योंकि कंपनी का जो लॉस है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी के बोरिंग्स हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से जब तक कंपनी का बोरिंग्स है वो कम नहीं होता तब तक हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट एक प्लस में आते हुए देखने को नहीं मिलेगा, और तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।